Hello, good evening, everybody. So, we are starting with dumb series that is Decode UPSC Mindset. In जो हमारी कल एक सेशन था जिसमें डिस्कस किया था कि PYQ एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब उसको आगे प्रोसीड करेंगे कि हम पेपर्स वाइज जो यूपीएससी के PYQs हैं, हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे वो माइंडसेट डेवलप करना है। एंड दैट विल कम व्हेन यू विल ट्राई टू इंटरनलाइज दैट थिंग, कि आपको पता हो कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। तो इस सीरीज में हमारा मोटिव रहेगा कि हम ऑप्शंस को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। नॉलेज आपके पास है, जो लिमिटेड नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट वी विल सी जब हम सॉल्व करेंगे 2015 से 2025 तक के जो भी पेपर हैं आपके अराउंड 10 इयर्स के, हम वो सॉल्व करेंगे। और जो 2025 का पेपर है आपके पास जो लेटेस्ट है, हम उसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम जो लास्ट के इयर्स हैं 2024, 23 ऐसे 25, 15 तक, पहले हम वहां पे अप्लाई करेंगे माइंडसेट, और वहां से आप सीखोगे माइंडसेट को, फिर आप उसको 2025 वाले पेपर में अप्लाई करोगे। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जो मैंने पिछले 10 साल में देखा है कि यूपीएससी 10 साल में इस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट कर रही है, और मैंने वो 25 वाले पेपर में अप्लाई भी करके देखा है। जब वो अप्लाई करके देखोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए हम 25 वाला पेपर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर लिया तो फिर आपके पास कोई पेपर नहीं होगा। तो लेटेस्ट मैं चाहता हूं कि आप पूरी सीरीज को लास्ट वाले दिन में जब अप्लाई करके देखेंगे हम पूरे सेशन में, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो हमने पढ़ा है इन क्लासेस में, इस सीरीज में, डम सीरीज में, तो वो 25 के पेपर में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो वी विल स्टार्ट विद 24 का पेपर, 23 का पेपर, 22 ऐसे हम जाते रहेंगे, पर 25 वाला हम लास्ट में करेंगे। रीजन उसका सिंपल है, जो हम ये पूरा इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं माइंडसेट वाली, उसको हम अप्लाई करके देखेंगे। और एक चीज और समझ लो इसमें, जो ये डिकोड यूपीएससी माइंडसेट का आइडिया है डम सीरीज का, इसको ऐसे समझें आप कि आपने जो भी नॉलेज एक्वायर की है, मैं आपको एक बार जो बता रहा हूं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, जो इसका पहला सेशन था डम सीरीज का। पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई इस सीरीज में हमें क्या करना है। जो भी आपके पास नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, आपने एक्वायर कर ली है, हमें उसे अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका जो होगा वो हमें कहां से आएगा कि अप्लाई कैसे करनी है नॉलेज, वो जब हम पीवाईक्यू करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन करता रहूंगा तो आपको वहां से आइडियाज आते रहेंगे कि हाँ भाई यूपीएससी इस तरह ऑप्शन सेट करती है, इस तरह गलत करती है। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इस माइंडसेट से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। कहने का मतलब सिंपल है कि जब आप अपने हिसाब से यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालाइज करके, एक एक एनालाइज करके आप कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो पेपर के बेसिस पे है, और वो पैटर्न से आप जाके अपना जो भी एग्जाम होगा वो सॉल्व करेंगे। और यही पैटर्न हम डेवलप करेंगे जब हम हर एक पीवाईक्यू देख रहे होंगे। और मैं इस सीरीज को हमने डिकोड यूपीएससी माइंडसेट क्यों बोला है, व्हाई वी यूज द वर्ड माइंडसेट। जैसे आप देखेंगे ना भाई, मार्केट में एक चलती है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन वर्ड इज नॉट दैट परफेक्ट, क्योंकि एलिमिनेशन में फिर आप ये देखते हैं भाई कि अगर स्टेटमेंट बहुत ही क्या है, एक्सट्रीम है, अगर कोई फैक्ट है, कोई मिनिस्ट्री है, वो गलत हो जाएंगी। वो बड़ा ही क्रूड वे है अंडरस्टैंडिंग का। जब आप यूपीएससी का माइंडसेट समझोगे, देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द एग्जाम। तो माइंडसेट का मतलब वो नहीं है बस कि आपने वो कुछ चीजें याद कर ली कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। वो बड़ा ही क्रूड वे है। जब आप माइंडसेट समझेंगे यूपीएससी का, तब आपको समझ आएगी कि फिलॉसफी ऑफ एग्जाम क्या है, और उस चीज को आप इंटरनलाइज भी करोगे। इसमें आप बड़ा ही क्या करते हो, रट्टाफिकेशन करते हो। वहां पे आपको एक इंटरनलाइज करके फील भी आएगी कि हाँ भाई इस ऑप्शन को जो मैं गलत कर रहा हूं वो एक फिलॉसफी के बेस पे कर रहा हूं, जो फिलॉसफी मैंने पीवाईक्यू से बनाई है, ना कि मैंने कुछ चीजें याद की हैं एलिमिनेशन वाली ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स नहीं है, ये माइंडसेट है स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी एग्जाम। कि भाई यूपीएससी का तरीका ऐसे पूछने का, अगर उसने पिछले 10 साल में ऐसे पूछा है तो इस बार भी ऐसा ही पूछ रहा होगा, और उसके बेसिस पे हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का आइडिया। तो वहां से आता है आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि भाई आपको पता है कि इस ऑप्शन के सही होने के चांसेस एज पर द पैटर्न दैट आई मेड कितने ज्यादा है, कितने कम है। तो जब हम करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा माइंडसेट, तो आपको उस माइंडसेट को समझते रहना है।
और आपको ये पेपर मेरे साथ भी करना है, फिर अकेले बैठ के भी करना है, और ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि भाई ऐसा पैटर्न कैसे बन रहा है, कोई डाउट आता है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ऑन द योर कमेंट, ताकि हमारा जो पैटर्न बन रहा है, जो मैंने एग्जाम को देख के, पीवाईक्यू को देख के बनाया है, आप भी उसके साथ लिंक कर पाए। देन ओनली द थिंग विल बिकम इंटरनलाइज। तो फिलॉसफी जब इंटरनलाइज कब होगी? जब आप वो काम करेंगे। एलिमिनेशन ट्रिक्स बड़ी आउटसाइड होती हैं, वो आपको, आपने इंटरनलाइज नहीं किया, किसने बताया, आपने अप्लाई कर दी, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पेपर में जाके टिक मार रहे होते हैं, डर लगता है ओएमआर में कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो जब एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही क्रूड हैं। तो दैट्स व्हाई द आइडिया इज हमें वो माइंडसेट बनाना है, और माइंडसेट बनेगा पीवाईक्यू से। फिर उसके बाद जब आपने वो माइंडसेट बना लिया, फिर एग्जाम में जाके सोचेंगे नहीं, फिर हम उसी माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसी से होते भी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2024 का पेपर। हम उसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम ट्राई करेंगे सेट ए से डिस्कस किया करेंगे, ताकि जब भी आप आए, अगली बार क्लास लगाएंगे, तो आपके पास वो सेट आपके पास खुला हो, ताकि आप अपनी कॉपी में भी इसको मार्क करते रहें। अब ये 2024 का पेपर है, सेट ए। अब 2024 के पेपर में कट ऑफ कितनी गई थी? द कट ऑफ वाज अराउंड 87 मार्क्स। 87 मार्क्स कट ऑफ गई थी। अब आपका गोल होना चाहिए, मुझे 87 मार्क्स से प्लस 15 मार्क्स लेके आने हैं। बस 15 मतलब आपके अप्रोक्सीमेट 102 नंबर आने चाहिए। और जब आप कोचिंग की आंसर की से मिलाते हो, तो मान के चलो 105 या 110 आए, क्योंकि 105-10 आते हैं, तभी वो कट के 100 पहुंचते हैं। तो अब गोल क्या है कि हमें इन पेपर्स में 105 मार्क्स लेके आने हैं। मतलब आपको हाफ पेपर सही सॉल्व करना है। अब आपको यहां समझ में आएगा कि पेपर अगर 100 ही नंबर आ रहे हैं, तो पक्का पेपर तो कोई टफ होगा, और वो टफ किस लेवल का है वो यहां से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे ना, आईआईटी के एग्जाम होते हैं, नीट के होते हैं, बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, पर यहां पॉसिबल नहीं है। इट मींस यहां पे वो चीज नहीं है जो हम पहले करते थे। तो ये तरीके से तैयारी करना कि मैं पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, दैट विल बी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हम इसको समझते रहेंगे कि कैसे आपने जो नॉलेज एक्वायर की है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन क्या है, इसको हम करेंगे। तो देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला सेट ए के जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से स्टार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो सेट पहला क्वेश्चन है, इसको अगर हम पेपर में करते हैं तो कैसे करते हैं। आपने पढ़ लिया ज्योग्राफी। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट 1 है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन रेदर देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। दो स्टेटमेंट्स हैं, और पहले एक चीज समझ लें, जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से पहले स्टेटमेंट्स पढ़ें, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आंसर पे नहीं जाना पहले, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में ही कुछ ना कुछ छुपा होगा, और वही आपको डिटेक्ट करना है। आपका गोल सिंपल है, आपके पास नॉलेज है। नाउ आई विल सी ये जो स्टेटमेंट लिखी है मेरे नॉलेज प्लस लॉजिक के हिसाब से कितनी सही है, कितनी गलत है। अब पहली क्या कह रही है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और आपको इतना पता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है जब आप पढ़ते हैं, और एक होती है जो टेरेस्ट्रियल होती है, जो अंदर आने के बाद अर्थ से रेडिएट होती है। दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है? इनकमिंग की। इसकी कम होती है। आपको ये तो पता है ना कि जाने वाली रेडिएशन क्या फ्रीक्वेंसी कम होती है, आने वाली की ज्यादा होती है। आने वाली इंफ्रारेड होती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जिस आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो तो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाएगी, और उसके बाद वो अर्थ से टकराएगी, और फिर वहां से एक रेडिएशन निकलेगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होगी। तो आप लॉजिकली देखें तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। मतलब जो हमारी यहां पे गैसेस पड़ी हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं उसको लेके। तो इनकमिंग तो बिल्कुल पूरी की पूरी आती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो एब्जॉर्ब कौन सी होती है? जो जाती है। तो उस सेंस में द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल। तो आंसर क्या है भाई? इनकमिंग से तो नहीं होती है ज्यादा। ज्यादा किससे होती है? टेरेस्ट्रियल से, जो जाके रिफ्लेक्ट होती है। आने वाली से इतनी क्या नहीं होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है। तो एटमॉस्फेयर तो तभी हीट होगा ना जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, और ऑब्जॉर्ब करने वाली कौन सी होती है? जाने वाली।
अब आपने देखा भाई कि यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट लिखी एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बट इनकरेक्ट उसने कैसे की? जो आंसर था उसको क्या कर दिया इसने? रिवर्स कर दिया है। तो एक माइंडसेट डेवलप हुआ कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वो स्टेटमेंट्स को रिवर्स करती है। तो ये रिवर्स करने का जो तरीका है, इस रिवर्स करने के तरीके को ही आपने समझ लिया कि आज के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा किया गया होगा। और हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा किया है कि रिवर्स कर दो, जो सही है उसको गलत कर दो, गलत को सही, और ऐसे ऑप्शन सेट कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब आपको पता है कि ये तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कोई और ग्रीन हाउस गैस हो, मिथेन कुछ भी हो, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी के कारण अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और ये कौन सी एटमॉस्फेयर की किन रेज को एब्जॉर्ब कर रही है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। और आपको पता है लॉन्ग वेव कौन सी होती है? ये वाली होती है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो एटमॉस्फेयर उनसे हीट हो रहा होगा। है कौन सी? वो लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव कौन सी होती हैं? जो अर्थ से रेडिएट होती हैं। तो उस सेंस में देखेंगे दिस इज करेक्ट। तो दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ के देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि पहली तो इन्होंने रिवर्स करके लिखी है। तो यहां से देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर अपने आप क्या हो गया? आंसर इज डी। दूसरी सही है तो एक ही बचता है इसमें से। पर आपको यह समझ में आया कि जब यूपीएससी कर रहा है ऑप्शन सेट तो पहले तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ें, फिर देखें लॉजिक के हिसाब से। लॉजिक के हिसाब से समझ में आएगा तो आप आंसर टिक कर देंगे। याद नहीं करना है कि मैं भूल गया पेपर में जाके कि लॉन्ग वेव थी या शॉर्ट वेव थी। आपने लॉजिक लगाया कि आने वाली वेव्स तो क्या होती हैं? हाई एनर्जी की होती हैं, वो तो पेनिट्रेट कर जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, आगे जाके जब टकराती हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर द्वारा। तो उस सेंस में ये ऑप्शन आ गया है डी। तो एक फंडा क्लियर हुआ कि चीजें रिवर्स करके सेट की जाती हैं पेपर में। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है आगे पेपर में, वो है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें हमेशा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। तो आपने देखा भाई अर्थ में ये इक्वेटर है, ये पोल है। ये कह रहे हैं कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर। तो ऐसे है, अगर ये इक्वेटर है और ये पोल है तो ऐसे होती है ट्रोपोस्फियर की थिकनेस। ये कह रहे हैं ऐसे होती है, इसने ये बोला है। चेक करते हैं कैसे। अगला पढ़ते हैं स्टेटमेंट 2। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। क्योंकि इक्वेटर पे हीट ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है टू ज्यादा हाइट्स पे, इसलिए ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा होती है बाय कन्वेंशनल करंट्स। ये तो आपको पता ही है, हमारे इक्वेटर पे सन की रेडिएशंस ज्यादा होती हैं। अगर ज्यादा होंगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी, कन्वेक्शनल करंट्स भी ज्यादा होंगे तो हीट और ऊपर तक जाएगी। तभी जो हमारा इक्वेटर होता है वहां पे क्या होती है? हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स पे रेडिएशन कम है, एनर्जी कम है, तो हीट ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होती ऊपर बाय कन्वेक्शनल करंट्स। तो आपको दोनों समझ में आया कि बात तो सही है ये। अगर ये सही है तो ये लॉजिक भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन एट इक्वेटर इज हाई एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली गोज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों क्या होगी? सही। आंसर क्या हो गया? ए। तो आपने पहले देखा, जो आपने पढ़ा है उसका लॉजिक लगाया। तो जब भी कभी पढ़े टॉपिक्स को प्री के लिए, याद ना करें चीजों को। आपको फैक्ट्स याद करने बिल्कुल करने हैं, पर जितना हो सके उन फैक्ट्स के पीछे लॉजिक ना भूलें। तो एक चीज बड़ी क्लियर है आपको कि आपको पेपर में जब आप तैयारी कर रहे हैं, अपने प्री का जब पढ़ रहे हैं, तो फैक्ट्स तो याद करें जितने कर सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द वन थिंग दैट योर मेमोरी इज नॉट अनलिमिटेड। फैक्ट्स को एक्वायर करने की एक सर्टेन कैपेसिटी है, उतनी आप करें, पर उसके फैक्ट्स के साथ लॉजिक्स हमेशा तैयार करें। लॉजिक्स बंदा नहीं भूलता है। और व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फैक्ट्स तो जितने याद आएंगे उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे हम, बट मेन है कि हम स्टेटमेंट को देखेंगे कितनी लॉजिकल है कितनी नहीं है। हम फैक्ट के बेसिस पे नहीं सॉल्व करेंगे, हमेशा ट्राई करेंगे जितना लॉजिक के बेस पे कर पाए, जितना फैक्ट के बेसिस पे कर पाए वो भी करेंगे। आगे जाके देखेंगे बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जो आपने पढ़े हैं वो तो कर लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो कैसे करें। तो उस सेंस में ऑलवेज ट्राई, जब पढ़ रहे हैं फैक्ट्स के साथ साथ उनका लॉजिक भी समझते रहें, और लॉजिक से ऑप्शन एलिमिनेट करना इजी है और पेपर में हमें करना भी सेम है। दैट माइंडसेट इज अ लॉजिकल माइंडसेट, फैक्ट्स विल हेल्प इन दैट। नाउ लेट्स सी जो हमारा थर्ड है, इसमें थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या पूछा है यूपीएससी ने इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन वाज, ये देखें क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। ये आपको 4 दे दिए हैं कि pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruptions? अब आप ये बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक में कि भाई ये सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, एश भी, डस्ट भी, पायरोक्लास्टिक भी, तो चारों लगा दो। भाई ये ऐसे नहीं करना है पेपर में, ये गलती करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जब तक हमें कोई भी ऑप्शन लॉजिकल नहीं लगता, वी विल नॉट मार्क दैट ऑप्शन करेक्ट। या फिर हमें यूपीएससी का माइंडसेट समझ में आता है कि इसने ऐसे किया होगा, तब तक नहीं हम करेंगे। अब आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन आती कहां से है? नीचे रॉक से आती है। वॉल्केनिक इरप्शंस रॉक का ही जो मैग्मा लावा बनता है। और आपको यह तो पता होगा रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। अब रॉक्स कौन से वाली? सारी रॉक्स। भाई कोई ना कोई रॉक में, किसी ना किसी रॉक में सल्फर के कंपाउंड्स तो होंगे, नाइट्रोजन तो होगा, और डस्ट तो बड़ा ही कॉमन है। एश एंड डस्ट तो बड़ा ही कॉमन है। नाइट्रोजन होगा रॉक में, सल्फर होता है रॉक में, तो जब उसका उससे वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी तो उसमें भी क्या होगा? सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा। एश एंड डस्ट आर वेरी नॉर्मल, इसको तो तुम गलत कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि इसका तो अब जब रॉक से इरप्शन होगा तो उसमें डस्ट भी आएगी, एश भी आएगी। और वॉल्केनिक एश आप सुनते हैं बहुत बार। ऊपर है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। भाई डेब्रिस मतलब वेस्ट, पायरोक्लास्टिक मतलब जो फायर से आता है। तो पायरोक्लास्टिक वर्ड में क्या लिखा है? फायर ब्रोकन। तो फायर से एसोसिएटेड है, और वॉल्केनिक में फायर होती है, तो फायर से होने वाला जो भी डेब्रिस है वो ऊपर है। तो लॉजिकली देखेंगे तो चारों बनते हैं। ये कहना कि यहां पे सल्फर नहीं होगा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रॉक में सल्फर होता है। नाइट्रोजन नहीं होगा, अगर इसको क्रॉस मार्क करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ये लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं रॉन्ग करके कि रॉक में सल्फर नहीं होता, जो कि इलॉजिकल है। इसको रॉन्ग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि रॉक में नाइट्रोजन नहीं होता है, वो भी क्या इलॉजिकल है। और ये क्या बड़े जेनरिक हैं, इसमें तो ये बोला ही नहीं गया कौन से मिनरल की बात हो रही है, कौन से कंपाउंड की बात हो रही है। तो ये तो वैसे ही जेनरिक है, ये तो निकलेंगे ही निकलेंगे जब फायर की बात हो रही है, जब एश की बात हो रही है। तो उस सेंस में हम इसको रॉन्ग मार्क करेंगे या राइट? राइट, बिकॉज लॉजिक क्या बोलता है? राइट। तो आंसर विल बी ऑल 4। तो जब कर रहे हैं आपको देखना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका उल्टा करके देखें। कि इन्होंने बोला सल्फर कंपाउंड्स, मैं मानता हूं कि सल्फर कंपाउंड्स नहीं है, ये ज्यादा लॉजिकल है या सल्फर कंपाउंड्स होना ज्यादा लॉजिकल है? तो होना ज्यादा लॉजिकल है, तो मैं से रॉन्ग नहीं, मैं से राइट मानूंगा। इस माइंडसेट से हमें करने हैं क्वेश्चंस। अब आप इनको डायरेक्टली याद नहीं करते हैं, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि वॉल्केनो कैसे बनते हैं, अगर वो प्रोसेस भी पता है तो भी काम हो जाएगा। तो चीजें फैक्ट्स नहीं है, लॉजिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, जो इसमें भी पूछा है एनवायरमेंट का ही। अब क्वेश्चन देखें इसको और समझते हैं इसको कि क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। कि जनवरी मंथ में आइसोथर्म्स पे पूछा है, 2 चीजें बताई हैं, बताओ कौन कौन सी सही हैं या कौन कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या था? आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। आराम से पढ़ो। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? जो सेम टेम्परेचर की लाइंस होती हैं, जो सेम टेम्परेचर की लाइंस होती हैं वो होती हैं आइसोथर्म्स। तो ये है आइसोथर्म, इट मींस इन सभी लोकेशंस पे टेम्परेचर क्या है? सेम है, ये आइसोथर्म हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि ओशन में नॉर्थ की तरफ और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ। मतलब मान लो जनवरी मंथ में ऐसे होता है, मान लो ये ओशन है, ऐसे है, अगर ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है तो ओशन में अपवर्ड है, कॉन्टिनेंट में डाउनवर्ड है। ये बोल रहे हैं, देखेंगे कैसे होगा। अगला पढ़ें आराम से। कहां पे पूछा इन्होंने? ओवर द कॉन्टिनेंट। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards north.
ये बोला इसने। अब देखें कि दोनों स्टेटमेंट बोली हैं, जब यूपीएससी ऑप्शन सेट कर रहा होगा, अगर वो सही लिख दे तो सही हो गए, पर उसे ट्राई करना होता है कि मैं कैसे गलत करूं। जब वो गलत कर रहा होता है ना, कई बार इतना इलॉजिकल आर्गुमेंट देता है कि आपका सारा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसने दोनों ऑप्शन दिए, अगर इसको सही करने होते दोनों ऑप्शन तो सही कर देता, काम बन जाता। पर हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ये बोल रहा है भाई गल्फ स्ट्रीम हमारी क्या है, वार्म करंट है। इतना पढ़ा ज्योग्राफी में आपने, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, और ऊपर बोला कोल्ड करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म करंट। एक कोल्ड करंट है, एक वार्म करंट है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कोल्डर करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई? जब एक करंट वार्म है, दो करंट वार्म है, एक कोल्ड है, दोनों वार्म और कोल्ड मिलकर कोल्ड कैसे कर देंगे? या तो सारे ही कोल्ड हो तो बात माने हम, तो क्या कह रहे हैं, उसको कोल्ड कर देते हैं। तो ये तो वैसे ही क्या है, ये आपस में ही सिंक में नहीं है, ये स्टेटमेंट में ही इंटरनल फ्लॉज हैं। तो स्टेटमेंट्स में ही इंटरनल फ्लॉ है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आई कि हम वो तो बाद में देखेंगे आइसोथर्म, तो पहले तो स्टेटमेंट में इशू है, इसमें इंटरनल फ्लॉ है। पर मान लेते हैं चलो कि द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट्स गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ ड्राफ्ट, इस यहां पे इसने गेम खेली हुई है, हमें पता लग गया करंट्स में इसने गेम खेली है। मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर देन एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जब आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ जा रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, आइसोथर्म सेम है। अगर इसका टेंपरेचर मान लो कितना है, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है, तो कॉन्टिनेंट में 10 डिग्री कहां है, नीचे है। ओशन में क्या है, 10 डिग्री ऊपर है। और ये महीना किसका है, कौन सा मंथ है, मंथ ऑफ जैन। और जैन के मंथ में सन कहां पे होता है, तो जैन के मंथ में सन कहां पे होगा, नीचे होगा। अगर सन नीचे है तो आपको यह पता लग गया कि भाई ओशन और कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर क्या है, ऊपर जा रहा है आइसोथर्म, मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, गर्म है। तो अगर देखा जाए सन यहां पे है तो टेम्परेचर यहां पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सन के पास ही क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा। तो अगर ओशन और कॉन्टिनेंट सेम मान ले हम, तो ओशन में भी यहीं पे होना चाहिए था, पर ओशन में ऊपर है, टेम्परेचर सेम। तो यहां पे कॉन्टिनेंट में इस लेवल पे 10 डिग्री है, ओशन में यहां पे 10 डिग्री है, तो ओशन में दूर जाके 10 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे जो करंट्स हैं वो वार्म करंट्स होंगे। वहां पे करंट्स क्या होंगे, वार्म होंगे। तो ओशन का जो ये वाला एरिया है वहां पे वार्म करंट्स हैं, तो वो वार्म हो जाता है। दूसरा आपको ये भी पता है भाई, एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स जल्दी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी ही लूज करते हैं। जो ओशंस होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब और जल्दी ही लूज। पर ओशंस में होता है बहुत ही जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया बहुत लंबे टाइम तक अपने पास रखते हैं। और इस कारण जब सन पहले होगा, जब ओशंस हीट हुए होंगे, तो ओशंस की हीट अभी तक होगी ऊपर। तो उस सेंस में दो प्रॉपर्टी अप्लाई की सिंपल सी हमने, कि एक तो वहां पे वार्म करंट्स हैं, जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और इसी कारण ओशन में नॉर्थ में टेम्परेचर हाई होगा, कॉन्टिनेंट में नीचे, क्योंकि ओशंस में पहले की हीट है और वहां पे क्या है, वार्म करंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, और ये वैसे ही कि अपने आप में गलत है। और अगर वो कोल्ड करंट वहां पे होते, तो कोल्ड करंट होते तो क्या होता, वहां पे टेम्परेचर कम होता, ज्यादा नहीं होता, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो वहां पे क्या, वार्म करंट्स होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, वार्म करंट्स के कारण ये ऐसा होगा। और दूसरी बात, हमें प्रॉपर्टी पता है ओशन और कॉन्टिनेंट की, ओशन में हीट जो स्टोर करके रखी हुई है उसके कारण वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो कॉन्टिनेंट और ओशन बराबर होते अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग है, तो ओशंस में ऊपर है, बिकॉज ओशंस की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो इसीलिए उनका टेम्परेचर ऊपर जाके हाई है। और दूसरा वहां पे वार्म करंट्स हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए। तो इस लॉजिक से करना है कि पहले स्टेटमेंट्स पढ़ें, फिर देखें कि स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं की है। तो अपना माइंडसेट ये रखें कि क्या यूपीएससी के हर शब्द को पकड़ के मैं देखूं कि कहां उसने गेम खेली है। इससे पता लगता है यूपीएससी का माइंडसेट, कि मतलब उसने चीजें रिवर्स की और यहां पे उसने करंट्स को गलत लिखा, वहां पे करंट को कोल्ड के वार्म लिखा। यही पकड़ना है आपको। जैसे ऐसे कीवर्ड दिखें तो फर्क हो जाए कि भाई यहां कोल्ड था या वार्म होगा, ये करंट कौन सा है, कोल्ड है या वार्म है, यहीं से पकड़ के उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और यहां पे लॉजिक लगाया हमने, क्यों नॉर्थ की तरफ होगा ओशंस में, क्यों साउथ की तरफ होगा कॉन्टिनेंट्स में, लॉजिक है। अगर उल्टा लगा के देखें, अगर मान लो
आपको लगता है वो गलत है स्टेटमेंट, तो आपने लॉजिक क्या लगाया कि ओशन में नीचे है, कॉन्टिनेंट में ऊपर है। फिर आपको समझ में आएगा ये कैसे पॉसिबल भाई, कॉन्टिनेंट्स में ऊपर है मतलब कॉन्टिनेंट में यहां पे 10 डिग्री है, ओशन में नीचे 10 डिग्री है, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ओशंस में नीचे 10 डिग्री कैसे हो जाए? ओशंस में तो क्या है, यहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहां पे क्या है, कोई करंट्स है ही नहीं है, वार्म करंट्स, तो यहां पे टेम्परेचर नीचे कैसे आ रहा है? अगर कॉन्टिनेंट में ऊपर है तो ओशन में भी यहां पे 10 डिग्री यहीं पे होना चाहिए, नीचे कैसे आ रहा है? नीचे पॉसिबल नहीं है, नीचे वार्म करंट्स नहीं है। और नीचे तब हम मानते, नीचे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका बल्कि ज्यादा होगा, नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस सेंस में हमें देखा नहीं ऊपर ही बनता है लॉजिकली, नीचे तो बनता भी नहीं है। तो इस लॉजिक से करनी है चीजें। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन क्या है 5, इसको समझे क्या है ये। अब आपको देख के लग रहा होगा कि भाई कैसे करें, पर डरे नहीं, पहले हम देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। लेट्स सपोज आपने नहीं पढ़ा भाई, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा कभी, कोकोआ प्रोड्यूसर्स नहीं पढ़े आपने, पर आपको यह पता लग रहा है ये ऑप्शन देख के। एक ऑप्शन क्या है, अल्जीरिया एंड मोरक्को, बोत्सवाना एंड नामीबिया, कोट दी विरो एंड घाना, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। मतलब आपको पता लगा अफ्रीका में तो है, मतलब एग्जामिनर को ये तो पता है कि कोकोआ के जो प्रोड्यूसर्स हैं मैक्सिमम वाले वो कहां पे, अफ्रीका में, वेल नोन है जो। अब उसको अफ्रीका के नाम देने हैं, अब वो ट्राई करेगा, दो कंट्रीज हैं अफ्रीका में से, इनमें से एक ऑप्शन सही है, मतलब एक तो करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट बनाए हैं। बनाए क्या है, अफ्रीका के बनाए हैं, ताकि बंदा कंफ्यूज हो जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब बंदे को यूपीएससी को ऑप्शन सेट करने हैं, आप पूरे के पूरे यूपीएससी के पेपर में देखेंगे ये चीज, मैं अभी बता रहा हूं, नोट करके लिखने से पहले दिमाग में कॉपी में लिख लें, इसको चीज को छाप लें कि जब भी यूपीएससी को ऑप्शन गलत करने होते हैं, मतलब जब यूपीएससी को एक तो पता है सही है इनमें से, जो ऑप्शन सेट करने होते हैं जो कि गलत हैं, तो जो गलत ऑप्शंस होते हैं वो बड़े ही कॉमन नाम होंगे। मतलब लेट्स सपोज अल्जीरिया एंड मोरक्को आर कॉमन नेम्स, बोत्सवाना एंड नामीबिया आर कॉमन नेम्स, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक आर कॉमन नेम्स। बट मुझे एक चीज बताओ, जब यूपीएससी को पता है कि मेरे को एक आंसर मेरे पास है और मेरे को ये 3 ऑप्शन सेट करने हैं, तो जब वो सेट कर रहा होता है ना, उसमें वो दिमाग नहीं लगाता है, उसमें जाके वो बहुत ही अजीब सा नाम नहीं ढूंढेगा, बड़ा कॉमन सा नाम ढूंढेगा। आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, मान लो कुछ पूछना होता है किस किंग ने किया, मान लो एक किंग का नाम उसे पता है, कुछ पूछने की ये जो ऊपर वाली चीज है किस किंग से एसोसिएटेड है, उसने पूरी कहानी बता दी, 4 नाम दिए, एक नाम उसे सेट कर दिया जो कि सही आंसर है। और जो बाकी 3 नाम होंगे ना, वो कोई यूनिक से नाम नहीं ढूंढेगा, बड़े कॉमन से नाम ढूंढेगा, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें वो नाम सुने हों और वो कंफ्यूज हो जाए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इसमें सबसे अलग नाम कौन सा है, कोट दी विरो, और ये इसने गलत सेट नहीं किया होगा। अगर गलत सेट किया होता इसने ये चीज, तो इसका मतलब है कि वो गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले बहुत सोचता है, पर यूपीएससी का माइंडसेट ये नहीं है। तो जो भी यूनिक चीज होंगी, जो कि कॉमन यूज में नहीं होंगी, जो अब नहीं पढ़ते हैं आम, वो कभी गलत नहीं होंगी। वहां पे इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने पिछले एग्जाम्स में, पहले पेपर्स में भी ये काम किया है कि जो गलत चीजें होती हैं वो बड़ी ही कॉमन होती हैं, और जो बहुत ही यूनिक चीज होती है वही होती है। उसने पहले ढूंढ लिया है भाई ये आंसर है, अब उसने कहानी बना दी। तो जब यूपीएससी ने ऐसा किया तो उसे पता था भाई कि ये तो मेरा आंसर सेट हो गया है, अब मैं बाकी सेट करता हूं, तो वो नाम देता हूं जो बड़े कॉमन है, ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि आपका माइंड होता है ना कि हाँ ये तो सुना सुना है, तो आप क्या कर देंगे, नहीं मेरे को ये सुना है बोत्सवाना। यहां पे मान लो आपने एलिफेंट के लिए पढ़ा था कभी, आपके माइंड में बोत्सवाना चल रहा है, आपने क्या बोला, बोत्सवाना नामीबिया तो सुने सुने लगते हैं, टिक कर दो। तो जो गलत चीजें होती हैं वो सुनी सुनी होती हैं। तो एक तो लॉजिक यहां से बन गया कि जो चीजें सुनी सुनी होती हैं, यूपीएससी उनको गलत फॉर्म में सेट करता है, और जो चीजें सही होती हैं, मान लो उनका नाम यूनिक होता है, तो यूनिक नाम जब आएगा उसके होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। और दूसरा मुझे एक चीज बताओ, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, आपने कोस्ट सुनी है ना, आइवरी कोस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में ही वेस्ट साइड पे बड़ी कोस्ट होती हैं, एक आइवरी कोस्ट है, वैसे एक कोकोआ कोस्ट है। और उसी से आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोट दी विरो कहां पे आता है, अफ्रीका के वेस्ट साइड पे आता है, जो कोस्ट में आता है, कि आइवरी कोस्ट, कोकोआ कोस्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये कोस्ट वाला कंट्री है।
तो कोस्ट में चांसेस हैं कि हमारे जो कोकोआ कोस्ट है वो वाली कंट्री डाली हो। ये तो कोस्ट में आती भी नहीं है, तो आप उससे लगा आपको नहीं भाई कोट दी विरो, तो हम पढ़ते होते हैं अफ्रीका में कि आइवरी कोस्ट है, कोकोआ कोस्ट है, तो पक्का यहाँ पे ये कोट दी विरो जो है कोस्ट से ही उठाया गया होगा और है यूनिक, तो इसे सही हुआ तभी लिखा होगा, वैसे तो गलत के लिए तो वो बहुत कॉमन ऑप्शन लिखता है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस माइंडसेट से आपको चीजें करनी है। जब ये माइंडसेट डेवलप कर लेंगे आप, देन द थिंग्स विल बिकम लिटिल इजी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये माइंडसेट ही आपको डेवलप करना है। अब आपको लग सकता है कि नहीं भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर तो कभी आप पेपर में जाके यूपीएससी माइंडसेट को समझ ही नहीं पाएंगे। और यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की। और मैं इसको क्लियर अभी भी कर देता हूं एक बार और, कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई पेपर में ऐसे कैसे मान लें, ये भी हो सकता है, अभी बताया ना ABCD, तो ये क्या गारंटी है कि यही हो? क्या गारंटी है कि ये नहीं हो सकता? अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाले माइंडसेट से जाएंगे, वही प्री क्लियर नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आपने जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर की है, उसको कभी अप्लाई नहीं करके देखा। कहां पे? PYQs में। तभी कह रहे हैं जब अप्लाई करके देखेंगे और उसको बार बार इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ऐसे पैटर्न बार बार देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन से जो पैटर्न बनेगा, दैट विल बी इंटरनलाइज्ड इन यू एंड दैट विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो पेपर में आपका पेन हिलेगा नहीं, फिर वो जो वो गोला भर रहे होगे ना, गोला यहां पे कि हाँ भाई C भरता हूं मैं, तो वो कॉन्फिडेंस से भर रहे होगे, इससे इस होप से नहीं भर रहे होगे कि क्या पता गलत हो जाए। बोलोगे कि मेरे हिसाब से मैंने जो पिछले PYQs देखे हैं, इसके होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। अगर इसके होने के चांसेस मोर देन 80% है, तो आई विल मार्क दिस ऑप्शन एज करेक्ट विद कॉन्फिडेंस, नॉट विद डाउट। और वही माइंडसेट आ रहा है। तो इन चीजों को इंटरनलाइज करें। और कब कर पाएंगे इंटरनलाइज? जब व्हेन यू योरसेल्फ विल आल्सो डू द सेम एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, तभी PYQ के साथ टाइम स्पेंड करें, उन क्वेश्चन को बार बार देखें। जब आप यही पैटर्न 3-4 बार देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बात तो बिल्कुल सही है। दैट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चे करते हैं कि PYQ का एनालिसिस कर लिया, जब तक वो एनालिसिस किसी ने करवाया है और उसके बाद करवाने के बाद आपने उसकी बात सुनी और खुद अप्लाई करके नहीं देखा, दैट मीन्स आपका माइंडसेट नहीं बना। वो तो टीचर का माइंडसेट था, उसने बता दिया आपको, और वो उसको पता है, उसे एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस आए, आई अप्लाइड दैट इन 2024 का एग्जाम, तो मुझे लगा कि भाई ये बिल्कुल सही बात है। 23 में अप्लाई किया, 21 में अप्लाई किया, 2018 में अप्लाई किया। तो जब भी अप्लाई किया मुझे लगा कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जब मैं नॉलेज के साथ जाऊंगा और इस माइंडसेट से जाऊंगा, मेरी कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आएंगे। दैट इज अ कॉन्फिडेंस दैट इज विद इन मी। बट व्हेन विल यू बी एबल टू डेवलप दैट? जब मेरी बताई हुई कहानी को जाके आप अप्लाई करके देखेंगे पूरे के पूरे 10 सालों में, एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। फिर वो चीजें ना किसी को बताओगे, किसी नए बंदे को, उसको समझ नहीं आएगी, बट आपको समझ में आ गई है कि मेरा माइंडसेट क्या है, यूपीएससी वाला बन गया है और मैं इससे करके आऊंगा तो इसके सही होने के चांसेस क्या हैं? मोर है, मोर देन 80%। एंड दैट्स व्हाई प्रीलिम्स एग्जाम इज मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे आगे क्वेश्चंस कि भाई आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, बस 25 ही आते हैं आपको जो पूरे शॉर्ट शॉर्ट हैं, आप बोलेंगे हाँ 100% मेरे आंसर सही है, ये 20 से 25 होंगे आजकल। वो बाकी कैसे लेके आए 30 क्वेश्चन? दैट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में एक चीज हेल्प करती है आपको, यूपीएससी का माइंडसेट। और माइंडसेट मतलब लॉजिक्स, एंड दैट लॉजिक्स विल बी डेवलप्ड उसके हिसाब से जैसे यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है। और जो कॉमन सेंस बोलते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स बोलते हैं, उसके पीछे ना भागें कि ट्रिक्स के आपने 15 फॉर्मूले याद कर लिए, ऐसा होता तो ऐसा करूंगा, उसका फायदा नहीं है। अब आप आगे जाके और देखेंगे कि एलिमिनेशन ट्रिक्स में जब तक आपने वो चीजें कंटेक्चुअल नहीं समझी हैं, बस रट्टाफिकेशन किया है, तो काम नहीं बनेगा। नाउ लेट्स गो एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम डेली अराउंड जो पेपर्स हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। अभी हम 2024 से स्टार्ट किया है, बाकी सारे पेपर करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं आज, कल वाले जो हम करेंगे सेशन उसमें ये चीजें अप्लाई हो रही होंगी दोबारा, फिर आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई ये पहली बार है या ऐसा कैसे है, बी हैव पेशेंस। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे यही चीजें दोबारा अप्लाई हो रही होंगी, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
एंड 7, ये जो है 6 एंड 7 करते हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर से जाना है वेस्ट टू ईस्ट, यहां पे प्रयागराज से इधर बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कैसे कैसे रिवर्स आके मिलती हैं, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट प्रयागराज के आसपास। और जब क्वेश्चन पढ़े सर, कभी भी क्वेश्चन को बहुत ही ऐसे एक बार ऊपर से ना देख लें बस कि उन्होंने क्या पूछी है, ये 4 रिवर्स को अरेंज करना है। आप ऐसे पर्चे का पैसे पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट कभी पढ़ते ही नहीं है। इसको देखा और क्या पूछा है कि ये 4 रिवर हैं, इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। ये ऐसे नहीं पढ़ने हैं क्वेश्चन। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में लिखा हुआ हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, एंड आई विल शो यू हाउ। फॉर एग्जांपल यहां पे वर्ड क्या लिखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा, यहां वर्ड क्या लिखा है, डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। प्रयागराज से वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करनी है। अब आपको एक चीज पता है कि एक होती है कोसी रिवर, कॉल्ड एज सोरो ऑफ बिहार, बहुत बार पढ़ते हैं आप एनसीईआरटी में। कोसी रिवर में सोरो ऑफ बिहार है, ऊपर से फ्लड्स आते हैं नेपाल से, तो इसके कारण कोसी आपको पता है बिल्कुल ही क्या है, ईस्ट साइड पे है। तो कोसी तो आपको पता लग गया भाई ईस्ट में आएगी, बिकॉज कोसी इज सोरो ऑफ बिहार, और गंगा की बात होती है तो जाके कौन सी आती है एंड में, स्टेट बिहार। तो आपने कोसी कर दी, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। तो आपने बोला कोसी तो आएगी ईस्ट में, मेरे को पता लग गया है। उसके बाद गंडक दोनों में सेम है। अब डाउट किस में है, घग्गर एंड गोमती में। अब घग्गर गोमती में डाउट है, या वर्ड क्या लिखा है, प्रयागराज। प्रयागराज के वेस्ट में अगर हम इधर बात करें, प्रयागराज तो वो है ना संगम है, त्रिवेणी संगम है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, माना जाता है ये। अब प्रयागराज के अगर हम इस साइड आए, ईस्ट वाली साइड, सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यहां पे अगर आप देखेंगे वाराणसी, और वाराणसी आपको पता है कि कौन से रिवर पे है, गोमती। तो फिर कौन सा टिक करेंगे, ये। तो प्रयागराज ऊपर ना पढ़ते तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाते। आपको हर एक एविडेंस को पकड़ लेना है। ऐसे समझें आप इसको, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी, जो मान लो कोई एक्यूज्ड है, वो एक्यूज से पूछ रहा है चीजें, तो एक्यूज के हर शब्द की इंपॉर्टेंस होती है। वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंसान है, उसे होता है कि एक्यूज कोई ऐसा शब्द बोल दे जिससे मेरे को पता लग जाए कि ये क्या है, सही नहीं बोल रहा है। तो उसने उसकी बातें सुनी, तो वो उसकी हर बात को सही अच्छे से सुनता है और देखता है कि कहीं इस बात में कोई तो ऐसा नहीं है कि बातें आपस में सिंक में नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या किसी एक शब्द से मुझे एविडेंस मिल जाए। तो वही काम आपको करना है। यू आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द पेपर, जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द पेपर, कि भाई यूपीएससी ने मेरे को बताया है, अब मुझे इन्वेस्टिगेट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत, और फिर उसमें हर शब्द की इंपॉर्टेंस है। तो नेवर मिस द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पहले ऊपर टॉप पे मेंशन किया होता है। आया समझ में यहां तक? ये हो गया, यहां पे आंसर क्या गया हमारा, बी इज द आंसर। अब आता है नेक्स्ट इज 7th। अब 7th देखें, 7th क्या बोल रहा है भाई, कि ये स्टेटमेंट्स हैं 3, उसके बेसिस पे पूछ रहा है कि बताओ ये नीचे वाली कहानी क्या है। पहले 2 स्टेटमेंट आया करती थी, अब 3 भी आने लगी हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें डरना ही नहीं है। हमें तो यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है, फिर तो कोई चीज मुश्किल है ही नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ऑलवेज यूज अ पेन। पेपर में जब भी जाएं, जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, तो पेन से क्वेश्चन को अंडरलाइन भी करते रहें, और मान लो जो वर्ड दिखा उसको सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वर्ड्स को पकड़ के आंसर पे पहुंच जाएंगे। वहां करंट देखा था ना, सर्कल करते, कौन सा करंट है ये तो भाई कोल्ड करंट है, ये तो वार्म करंट है, ये वार्म करंट है। तो कैसे बोल सकते हो वार्म करंट कोल्ड करेगा? पकड़ लिया आपने वहीं पे, तो उसके झूठ को पकड़ लिया, और आपको यूपीएससी के झूठ को पकड़ना आ गया, वही दिस इज कॉल्ड एज माइंडसेट ऑफ यूपीएससी, कि वो झूठ कैसे बोलता है। और आप देखेंगे यूपीएससी जब भी झूठ बोलता है, आई विल शो यू द कमिंग क्वेश्चंस आल्सो, कि उसको झूठ बोल के ऑप्शन गलत करवाने हैं आपसे, मतलब आपसे वो आपके जो ऑप्शंस को गलत सेट करने हैं यूपीएससी को। उसने 3 ऑप्शन बनाए, स्टेटमेंट बनाई, एक उसे स्टेटमेंट गलत करनी है, तो वो कुछ ऐसा बोलेगा ना कि जो लगे सच पर है क्या, वो झूठ। तो उसे झूठ सेट करना है, पर उसे झूठ ऐसे भी नहीं बोलना है कि वो पकड़ा जाए, फिर तो पेपर ही नुकसान हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको झूठ बोलना है, ट्राई करना है कि ऐसा झूठ बोला जाए जो सच के आसपास हो, और सच के आसपास के झूठ को पकड़ना आना चाहिए आपको। अगर पूरा ही ब्लफ कर दिया फिर तो पकड़ ही लेंगे। तो उसमें करंट पकड़ा उसने, 2 करंट, एक करंट सही दिया, बाकी 2 करंट गलत दिए, तो आपको वो पकड़ना था करंट को बीच में से। तो आपको उसके झूठ को पकड़ना आना चाहिए। अगर आपको उसको झूठ का पकड़ना आ गया, इट मींस आपको उसकी रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़नी आ गई, और आपका काम हो गया। एंड दिस इज द कॉल्ड एज यूपीएससी माइंडसेट।
आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन इन द फर्स्ट लेक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका। तो यूपीएससी एक चीज और समझ लें इसमें, जब यूपीएससी कभी झूठ बोलेगा तो आपको पता होगा, जब भी कोई चीज इंसान झूठ बोलता है उसके पीछे लॉजिक पक्का देता है, ताकि वो झूठ क्या लगे, सच लगना स्टार्ट हो जाए। तो हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि यूपीएससी झूठ बोल के उसके पीछे लॉजिक भी देता है, ताकि इंसान को लगे बिल्कुल सही बात है। और जो स्टेटमेंट सच होती है उसके पीछे लॉजिक देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे होता है कि इसके पीछे लॉजिक क्यों देके कंफ्यूज करूं। तो जहां लॉजिक दिए जाएंगे तो वहां और सतर्क हो जाना है कि भाई इसने लॉजिक क्यों दिया है, क्या ये सच है या गलत है। तो यूपीएससी को एक तरीका गलत करने का क्या है, सच के आसपास का झूठ बोलता है, जो कि डिटेक्ट करना क्या हो, मुश्किल हो। दैट्स व्हाई एग्जाम इज टफ। अब देखते हैं इसमें क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेदरिंग ऑफ क्रॉप्स। वन ऑफ द रीजंस, ठीक है भाई, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक रेनफॉल से क्या होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मुझे एक चीज बता दो, वेदरिंग बहुत टाइप्स की होती है, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल वेदरिंग पढ़ते हैं। फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग मतलब रॉक्स जो हैं उनका, अगर बड़ी क्रूड वे में बोले तो टूटना। तो आपको लगता है कि रेनफॉल का फैक्टर होगा, आप अगर कॉमन सेंस भी लगाए ना तो लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, रेनफॉल में तो वेदरिंग होगी। कैसे होगी, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल बायोलॉजिकल मेरे को लेना देना नहीं है, पर मेरे को माइंड मेरा बोल रहा है रेनफॉल से वेदरिंग होती है, पक्का होती है, रॉक्स टूटती हैं पक्का टूटती हैं। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, तो ये तो वैसे ही लॉजिकल होगा ना। यहां स्टेटमेंट क्या, वन ऑफ द रीजंस, यहां ना वन ऑफ द मेजर रीजंस या ओनली रीजन या वन ऑफ द मेन फैक्टर, तो भी सोचें वन ऑफ द रीजन बोला है, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो। तो इसको तो हम लॉजिकली क्या बोलेंगे स्टेटमेंट को, कि अगर ये स्टेटमेंट सही करनी हो तो लॉजिकली क्या है, करेक्ट है। हमें पता भी नहीं क्या होती है ज्योग्राफी, उसके हिसाब से कॉमन इंसान को बोलेंगे तो भी ये समझ जाएगा बंदा। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। भाई रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशंस। अब मुझे बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन मतलब वाटर, तो क्या बनाएगा ये, कार्बोनिक एसिड। सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। और एसिड से रॉक क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होगी, बिल्कुल होगी। कार्बोनिक एसिड है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, तो उससे केमिकल वेदरिंग, मतलब केमिकल है बस कहने का मतलब ये, तो केमिकल क्या वेदर करेगा, रॉक को बिल्कुल करेगा केमिकल वेदरिंग। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो भाई अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है तो हम पढ़ते होते हैं ना, रॉक्स की क्या होती है वेदरिंग होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन से भी होती है, तो ऑक्सीजन उससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन। तो भाई पता लग रहा है कि दोनों बात बिल्कुल सही है, ये तो वैसे ही स्टेटमेंट सही है। क्या रेन वाटर में ये होता है, क्यों नहीं होगा भाई रेन वाटर में, ये रेन वाटर कहां से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से रेन आ रही है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उसमें भी होगा। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो रेन वाटर में भी होगा। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही सही है अपने आप में, और ये स्टेटमेंट वैसे ही सही है हमारी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो अगर आता है नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, स्टेटमेंट 2 और 3 तो वैसे ही करेक्ट है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, नहीं दोनों ही करेक्ट है। अगर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होगी। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये कैसे पॉसिबल है, ये भी इसको वेदर कर सकती है, ये भी वेदर कर सकती है, ये यहां से क्या होगा, केमिकल वेदरिंग दोनों से हो सकती है। तो एक ही स्टेटमेंट क्यों रीजन है भाई, तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, दैट इज आंसर इज ए। तो यहां से हम पहुंचे जो आंसर ए की तरफ। अब आप देखेंगे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये जितने क्वेश्चन में वर्ड्स ज्यादा हैं, जितनी स्टेटमेंट लंबी है, आपको लगता होगा उसको सॉल्व करना टफ है, बट आयरनी इज दिस, उन स्टेटमेंट को सॉल्व करना इजी है। और जिन स्टेटमेंट्स जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, छोटे वर्ड्स में लिखी हैं, उनको बड़ा टफ होता है, क्योंकि वहां पे फिर आप झूठ को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जितने वर्ड्स ज्यादा होंगे वहां पे झूठ बोला गया पकड़ा जाता है, कम शब्द होंगे तो पता ही नहीं है कि झूठ कहां बोला है। तो एक चीज समझ लें, पेपर में जितने ही ज्यादा वर्ड यूज किए हैं स्टेटमेंट्स में, द पॉसिबिलिटीज यू कैन मार्क दैट स्टेटमेंट करेक्ट इज हायर देन जहां पे स्टेटमेंट बहुत ही क्या है, शॉर्ट एंड कंसाइज है, जहां स्टेटमेंट बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज है। आया समझ में ये? अब हम समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आज मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं ताकि पेस बन जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आइडिया ही समझ में आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं इनको, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। 4 कंट्रीज हैं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज
हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी। कौन सा सी पूछे? नॉर्थ सी। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए मैपिंग का, तभी कर पाएंगे, पर थोड़ा बहुत भी है तब भी कर पाएंगे। और एक चीज समझ लें, जब याद ना ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4, कोई कहता है कि इससे यूपीएससी ने एलिमिनेशन ट्रिक्स को एलिमिनेट कर दिया। भाई एलिमिनेशन ट्रिक्स को एलिमिनेट कर दिया, पर यूपीएससी का माइंड सेट कैसे एलिमिनेट होगा? जब तक यूपीएससी पेपर बना रही है उसका माइंड सेट तो हमेशा ही रिफ्लेक्ट होगा। तभी आप अगर एलिमिनेशन ट्रिक्स करके जा रहे हैं, उनको तो यूपीएससी एलिमिनेट कर सकती है, बट क्या वो यूपीएससी माइंडसेट को छोड़ सकती है? जब तक यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है उसका माइंडसेट तो दिखेगा आपको। तो इसलिए तैयार क्या करना है हमें? माइंडसेट। तो तभी इस चीज का नाम भी क्या है? डिकोड माइंडसेट। डिकोड यूपीएससी माइंडसेट, DUM, डम सीरीज। तभी ये है डम सीरीज की भाई आपको यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड करना है, ना कि एलिमिनेशन ट्रिक्स को देखना है। ट्रिक्स आर वेरी सुपरफिशियल, बट माइंडसेट इज वेरी वेरी प्रोसेस विच इज मोर फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, उसको आपको इंटरनलाइज करना है। अब यहां पे है कि नॉर्थ सी। भाई मुझे एक चीज बताएं, एक नॉर्थ सी होता है, एक क्या होता है? बाल्टिक सी। ये तो पढ़ा आपने, नॉर्थ सी और यहां पे क्या है? बाल्टिक सी। अब जब बाल्टिक सी है भाई, उसमें खुलता है ना रशिया, उसमें रशिया का छोटा सा पार्ट है, एक ऊपर खुलता है। नॉर्थ सी में उधर जाके कौन सा रशिया खुल जाएगा आपका? तो आपको पता है कि बाल्टिक सी में रशिया खुलता है, भाई नॉर्थ सी में क्या खुलता है? ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एक होता है ना यहां पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ऐसे कंट्रीज होती हैं ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। जर्मनी आपको पता लग गया भाई कि जर्मनी तो यहां पे है, दोनों में खुलता है, नॉर्थ सी में भी और बाल्टिक सी में भी, कि वो है ही इतना उसका एक्सपेंस कि वो इधर भी खुलता है, नॉर्थ सी में भी और बाल्टिक सी में भी। और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तो उधर चला जाता है, वो खुलता है बाल्टिक सी में। तो नॉर्वे और स्वीडन बनाते हैं नॉर्थ सी के साथ अपनी जो बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री। तो नॉर्वे तो ठीक है, फिनलैंड कैसे आ गया? फिनलैंड तो उस साइड है ना, बाल्टिक सी वाला, एक्सट्रीम इस साइड की साइड पे। तो आपने दिमाग में मैप आएगा, समझ में आएगा कि फिनलैंड तो फिर अलग हो जाता है, स्वीडन आ जाता है बीच में, तो वो नॉर्थ से अलग कर देता है। जर्मनी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका? जर्मनी एंड नॉर्वे। तो आंसर इज बी। और मैपिंग्स यहां से हमें यह भी समझ में आया कि भाई हमें मैप्स, जैसे आजकल कौन सा एरिया न्यूज में? पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, इनको पढ़ना पड़ेगा। यूक्रेन वॉर चल रहा है, या उससे पहले हमने देखा ना इजराइल गाजा में कंफ्लिक्ट हुआ था, रेड सी में आती है, गल्फ आती है, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो समझ में आया कि जो भी एरिया न्यूज में है उसको हमें ऐसे पढ़ना है। और आपको पता है ना कि यहां से देख के देखें, यूपीएससी 2 ऑप्शन सही थे, 2 गलत थे। अब 2 गलत उसने कौन से सेट किए? जो उसके आसपास हैं। तो जब भी मैपिंग करें आपको सही तो करने हैं, साथ में देखें कौन सी चीजें गलत हैं जो यूपीएससी सही करवाने की कोशिश करेगी, जहां पे वो झूठ बोल सकती है। तो आपने जो सच है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर देखो कि झूठ कौन कौन सा है जो उस यूपीएससी सच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, पर मुझे डिटेक्ट पहले ही कर लेना है, रेदर देन आफ्टर गोइंग टू द एग्जाम। हमें पहले पता हो कि हम पहले क्या हैं, एग्जाम में बैठ के डिटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ चीजें हम पहले घर से डिटेक्ट करके आएंगे, क्योंकि हमें यूपीएससी का माइंडसेट पता है कि वो झूठ बोलता है, लगता क्या है वो सच है, ताकि बच्चे उसे सही टिक कर दें, होता वो गलत है। आया समझ में? दिस इज 8th नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू 9th। अब देखें इस एग्जाम में ये 9th और 10th क्वेश्चन आपको क्या दिखाएंगे। लेट्स सपोज आपका ए सेट था, एक तो ए सेट में आई ज्योग्राफी गया, एक तो यही पंगा होता है व्हेन यू गिव एग्जाम, कई सेट में पॉलिटी स्टार्ट हुई होगी, आपने 15 क्वेश्चन किए पॉलिटी के, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आपने ज्योग्राफी किए, आपसे हुए नहीं। तो ट्राई कि पेपर में आपको पहले क्या हो रहा है, आप गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आता नहीं आता मैटर नहीं करता है, आपको परफॉर्म पूरे पेपर में करता है। ये कोई वो नहीं है 100 मीटर की रेस, प्रीलिम्स का एग्जाम 2 घंटे बैठेंगे तो पूरा का पूरा ये भी मैराथन है। आपको ये शो करना है बस वहां पे परफॉर्मेंस में कि इस पेपर में मैं अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करूंगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस में। ये जज नहीं करूंगा कि पहले 15 मिनट में क्या हुआ। तभी बच्चे क्या करते हैं, बीच में जाके पॉलिटी ढूंढ के करना स्टार्ट करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब यहां तक तो ठीक है भाई, हमरा 8 क्वेश्चन तो हो गए। अब 9th क्वेश्चन देखेंगे ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे वाटरफॉल है, रीजन है और रिवर दे दिया। अब ये क्वेश्चन बड़े टफ हैं। यहां पे देखें वाटरफॉल है, रीजन है और रीजन है। अब यूपीएससी के आज के एग्जाम में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो करने चाहिए थे और आपने वो कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, पूरी गेम उल्टी हो जाएगी।
जो करने चाहिए थे आपने देखा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने छोड़ दिया, पर ये नहीं समझा कि मैं इसको लॉजिकली भी कर सकता हूं। और जो नहीं करने चाहिए थे आपने सुना ये तो मेरे रिवर्स सुनी सुनी लगती है, कर देता हूं, और वो नहीं करने चाहिए थे। तो गेम उल्टी हो जाएगी। जहां पॉजिटिव आने थे वहां जीरो आ गया, जहां पे जीरो आना था वहां पे नेगेटिव आ गए। तो आप बिल्कुल ही गेम के उल्टे हो गए। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्रिकेट की गेम में कौन सी बॉल को डॉट बॉल जाने देना है, ये बैट्समैन की एक्सपीरियंस पे होता है कि हर बार पे छक्का नहीं बजेगा, हर बार में चौका नहीं बजेगा। समटाइम्स द बैट्समैन हैज टू गो द बॉल लाइक दिस कि भाई जाने दे, डॉट बॉल जाने दे, अगली बार देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस में भी सेम होगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैंने ठीक है मैं पढ़ लेता हूं। अब इसमें ये देखे ना, आपने मान लो धुआंधार फॉल्स देखे, आपने बोले बात सही है, धुआंधार फॉल्स आपने पढ़ा हुआ है, किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे। लेट्स सपोज ये पढ़ते हैं हम धुआंधार फॉल्स और नर्मदा रिवर। अब आपको ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नर्मदा रिवर में रीजन कौन सा है। एक्चुअली ये मालवा रीजन नहीं है, मालवा रीजन इज बेसिकली काइंड ऑफ हमारा जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है और जो राजस्थान है वो मालवा रीजन होता है, पर ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है, तो मालवा रीजन में नहीं आई। अब ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई ये ठीक है धुआंधार फॉल्स और नर्मदा रिवर ये होता तो हम फिर भी कर देते, ये करना डिटेक्ट करना मुश्किल है। पेपर में लग सकता है मालवा होगा, क्योंकि मालवा मध्य प्रदेश में आता है, तो लगेगा भाई मालवा मध्य प्रदेश में रीजन है और धुआंधार फॉल नर्मदा में, और नर्मदा मध्य फॉल से ही आती है। तो लॉजिकली देखें तो बन सकता है, पर इसमें थोड़ा सा फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहां पे ये गलत है। अब ये ठीक है, हुंदरू वाटरफॉल इज ऑन सुबर्णरेखा रिवर एंड इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। गरसोपा, इसे आपको नाम पता होना चाहिए, अगर ये पता है फिर भी कर लेंगे, इसको बोलते हैं जोग फॉल्स। गरसोपा फॉल्स या जॉग फॉल्स, या पता है जॉग फॉल्स वेस्टर्न घाट में, अब यहां पे ये पता है। अब ये भी पता होना चाहिए जोग फॉल्स इज ऑन श्रावती रिवर। अगर ये पता हो सकता है बच्चों को, ऑप्शन क्या पढ़ते हैं कि जोग फॉल्स श्रावती रिवर पे हैं और वो वेस्टर्न घाट में, पर ये पता होना मुश्किल है गरसोपा को ही क्या बोलते हैं जोग फॉल्स। तो ये गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट भाई इसको करना थोड़ा टफ था। तो कैन यू स्किप दिस क्वेश्चन? बिल्कुल। तो स्किप वाली चीजें भी क्यों बताएंगे मेरे स्किप करना जरूरी है ये। मान लो पेपर में गए आप और पेपर में क्या आता है कि ये क्वेश्चन मेरे को ही नहीं आता, बाकी सभी को आता होगा, और सोचें जब ऐसा सोचेंगे एग्जाम में, कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा ना भाई। सही जा रहा था पेपर, एक आपको पता ही है भाई ये क्वेश्चन आ गया, ये तो अब यूपीएससी की डॉट बॉल करनी है, और आप इसको स्किप करेंगे विद कॉन्फिडेंस। एक आप करेंगे इसको स्किप विद डाउट, और उस डाउट के चक्कर में इसको मार्क कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये पता करना कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं, ये भी पीवाईक्यू से पता लगेगा। फिर आपको अपनी प्रेपरेशन पे और कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जब स्किप कर रहा हूं वो बाकी भी स्किप कर रहे होंगे, और जो इसमें कर रहा होगा वो नेगेटिव लेके आएगा, और जो थोड़े बहुत बंदे सही करेंगे उससे कट ऑफ डिसाइड होने वाली नहीं है। आया समझ में? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेम, यहां पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th इज, ये भी बड़ा देखें, यूपीएससी पहले दो मैथ द कॉलम पूछता होता था, 1 लाइन और 2 लाइन, बस ठीक है 2 कॉलम से, अब 3 आने स्टार्ट हो गए, इसमें और मुश्किल हो गई है। तभी देखें आप कि यूपीएससी में अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डॉट बॉल्स की तरह जाते हैं, तभी कट ऑफ कम हो रही है, और घबराए नहीं इससे। क्वेश्चन है माउंटेन रेंज देखें, आल्प्स, अपलांचियंस, एंडीज या वॉस्टिस। ये माउंटेन आप पढ़ते हैं, आपको ये तो पता ही है ना कि एंडीज माउंटेन कहां पे है? साउथ अमेरिका में। चलो ये तो ठीक है, दोनों चीजें आपको ये पता है कि अपलैचियंस इज इन नॉर्थ अमेरिका, अपलैचियंस इज इन नॉर्थ अमेरिका, ये भी पता है आपको। आल्प्स इज इन यूरोप, ये भी पता है आपको। वॉस्टिस इज इन, आपको ये पता होना चाहिए कि इट दिस माउंटेन इज ऑल्सो यू स्टडीड इन फ्रांस के आसपास इन यूरोप। आपने ये तो कॉलम निकाल लिया। चलो अब अगला देखें, आपको ये तो पता ही है ना भाई एंडीज माउंटेन क्या है? बिल्कुल क्या है, जो साउथ अमेरिका है उसमें प्लेट के टकराने से बने हैं। ये कौन से माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स। ये भी कौन से माउंटेन्स हैं? अपलांचियंस। ये भी क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। और आपको पता है आल्प्स माउंटेन्स भी कौन से हैं जो बनते हैं यूरोप में? फोल्ड माउंटेन्स। तो आपको पता लगा कि ये यहाँ पे आना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे आना चाहिए था तो आपको लगेगा कि यूपीएस ने इंटरचेंज किया होगा। ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो आपको समझ में आया कि भाई यूपीएससी जब ऑप्शन सेट करती है तो अगर एक को इसने इसके वाले आंसर को यहाँ लिख दिया, मतलब उसके वाले को यहाँ लिखा होगा,
और ये मैच द कॉलम में इंटरचेंज बहुत बार करती है यूपीएससी कि इसका ऊपर इसका इधर होना यहां चाहिए था, तो आपको लगा हाँ भाई इंटरचेंज तो पहले भी करती है, यहाँ पे भी किया होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो आपका ये तो सही हो गए दोनों, पर ये क्या हो गया गलत। यहाँ पे क्या गलत कर दिया इसने, माउंटेन का टाइप, यहाँ पे क्या गलत कर दिया उसने, तो कंट्री गलत कर दिया, और माउंटेन तो वैसे ही गलत कर दिया, वो ब्लॉक माउंटेन में आता है। समझ में आया? तो इसमें दो ही हैं, ओनली 2 आर करेक्ट। अब कई बार क्या बोलते हैं, जब देखेंगे अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखें, ओनली 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की, मान लो ये 4 हैं, ओनली 1 कितनी प्रोबेबिलिटी है 4C1, ओनली 2 की कितनी है 4C2, इसी कितनी है 4C3, इसी कितनी है 4C4, मतलब इसके होने के चांसेस कितने हैं करेक्ट, एक चांस है। इसके करेक्ट होने के कितने हैं 4C1 और 4C3 तो सेम ही हो जाएंगे, ये तो दोनों ये अलग हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 4C1 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6। तो इसके ओनली 2 के चांसेस कितने होते हैं 6 होते हैं। यूपीएससी में आप देखेंगे जब पहली बार ये ऐड किए थे ऑप्शंस के ओनली 1 ओनली 2, उस साल ओनली 2 मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम मैथ्स सिंपल मैथ्स देखें, पता ही ना करें मतलब भाई क्या लिखा है इसमें, आंख बंद कर लें, बस मैथ्स के हिसाब से देखें, अगर ऑल 4 के चांसेस क्या सही होने के 1 है, मतलब 6 4 10 4 14 15 में से 1 चांस है चारों करेक्ट होने का, और 4 चांसेस हैं 1 करेक्ट होने का, और 4 चांसेस हैं 3 करेक्ट होने का, और 6 चांसेस हैं 2 करेक्ट होने के। तो ये प्रोबेबिलिटी नंबर ज्यादा आता है मैथ्स के हिसाब से। तो कई बच्चे ये फॉलो करते हैं, पर ये गलती नहीं करनी है, डोंट डू दैट मिस्टेक, इट्स कॉल्ड ब्लाइंड गेस। आपने लॉजिक ही नहीं लगाया है। हम जब यूपीएससी माइंडसेट की बात करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप माइंड सेट। हमें वो नहीं करना है कि भाई नंबर ज्यादा आ गए, नंबर लिखा है मिनिस्ट्री लिखे तो गलत होगी, ईयर लिखा है तो गलत होगा, कोई डाटा लिखा है वो गलत होगा, ये काम नहीं करने। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होगी, ये नहीं करें। ये ट्रिक्स हैं, ये काम नहीं करेंगी। इसे ट्राई कर लें, अप्लाई होती होंगी, पर इससे तुम्हारा माइंडसेट नहीं बनेगा और उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो तो रट्टाफिकेशन होगी ना, आर पेपर खोला जहां फैक्ट सारे क्रॉस कर दिए, तो ये कोई इंटेलेक्चुअल गेसिंग थोड़ा है। इंटेलेक्चुअल गेसिंग होती है आपने स्टेटमेंट पढ़ी, वहां से माइंडसेट समझा, उससे लॉजिक लगाए, वो पहुंचे, तो वो करना है हमें। तो ये माइंडसेट डेवलप करने की सीरीज है, ना कि एलिमिनेशन ट्रिक्स है। अगर वो करना है तो वो उससे पेपर नहीं क्लियर होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई बच्चे वो गलती करते हैं, बाद में आकर रोते हैं बिकॉज चीजें इंटरनलाइज नहीं की हैं, पेपर को देखा नहीं है, स्टेटमेंट को समझा नहीं है, यूपीएससी का माइंडसेट समझ में नहीं आया है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या लॉजिक कैसे लगेगी। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। पहला है दुनियाई पोलो एयरपोर्ट। अब नाम देखे तो दुनियाई पोलो एयरपोर्ट, भाई इतना यूनिक नाम जो आप कभी सुनते नहीं हैं, उसको ऑप्शन में लिखना है। क्या इसको गलत करने के लिए ऐसा नाम ढूंढ के आएगा? क्या एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि उसे ऑप्शन गलत सेट करने हैं, उसके लिए जाके वो यूनिक नाम ढूंढ रहा है? आप बोल सकते हैं कर लेगा, पर ऐसा करता नहीं है यूपीएससी। जो भी स्टेटमेंट गलत होती हैं उसके नाम बड़े कॉमन होते हैं, और जो बहुत ही यूनिक नाम होते हैं वो सही होते हैं, इसलिए उसने लिखे होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन द रिसेंट पास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये आप कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन कोई नहीं करता है, स्किप करने वाले क्वेश्चन है। अगर लॉजिक लगाएं तो क्या लगेगा कि भाई ये तो आंसर होगा ही होगा, इसके गलत होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, 10-20% है, क्योंकि इतने यूनिक नाम को ढूंढ के गलत करवाना कोई यूपीएससी का माइंडसेट नहीं है, हमने पहले भी देखा है। तो पहला सही हो गया, तो आपने देखा भाई ये तो कर देते हैं क्रॉस। और इतना पक्का पता हो आपको कि अगर उसने 3 ऑप्शन दिए हैं और ये दोनों नाम कॉमन हैं, तो तीनों तो सही नहीं होंगे। कोई भी स्टेटमेंट के तीनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या बहुत कम होती है, तो इसके तीनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं अगर प्रोबेबिलिटी खेलनी है। तो कौन से बचे 1 and 2 एंड 1 and 3। तो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, 1 and 2 में और 1 and 3 में। तो ए और सी तक पहुंच सकते हैं आप लॉजिकली, उसके अलावा आप ये नहीं बता पाएंगे भाई इसका ए आंसर है या सी आंसर है। अगर आपने पढ़ा है, फैक्ट्स तो आता है, ये बताना कि भाई कुशीनगर या विजयवाड़ा में दोनों में कहां बना है ग्रीनफील्ड है, ये बताने बड़े मुश्किल है। तो आंसर 1 and 2 और 1 and 3 में पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है। आया समझ में? और
अब अगर मान लो आपको रिस्क लेना है पेपर में, लेट्स सपोज आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन हुए ही 70 हैं, देन यू हैव टू टेक अ रिस्क। तो आपने ए मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी है, 50% है। तो आपको इस तरह की गैसिंग करनी है, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 पे पहुंच के गैस करें। ये नहीं है कि 4 में से ए लगा दिया, या 3 ऑप्शन थे ए, बी और सी, आपने ए लगा दिया, फिर नहीं भाई। 4 ऑप्शन है, वैसे ही 25% प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की, 3 है तो 33% होती है, 4 है तो 50% है, और फिर 2 है तो 50% है, 1 है तो 100% है। तो 25% तो हमेशा ही होती है ना। तो 25 से 33 वाला काम ना करें, काम करना तो हाफ पे करें। अगर डाउट है ए और सी में से, ये नहीं ए बी सी में से डाउट है तो ये डाल दिया, वो 33% प्रोबेबिलिटी है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं सही होने के। तब करें जब तुम्हारे पास क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट हुए, वैसे गेम से बाहर हैं आप, देन यू कैन डू दैट। वैसे ये काम ना करें 3 वाला। हमारा गोल है 50% में रिस्क लें ताकि काम बने। 33% में रिस्क लेने का फायदा नहीं है। तो 25% है तो सारा पेपर रिस्क ले लें, वो काम सही नहीं है इसमें। कई बोलते हैं कि 33 पे रिस्क ले लो, पर वो तभी लो जब आपके पेपर्स के हैं, आपको पता ही है कि ऐसे तो क्लियर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखें, विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। वाटर वेपर, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। भाई आप मेरे को सिंपल सी बात बताएं, इक्वेटर पे सोलर रेडिएशन क्या होती है, ज्यादा, तो पानी क्या होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा। पोल्स पे क्या होता है, सनलाइट कम है, इवेपोरेशन कम है, तो वाटर वेपर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या मैक्सिमम पोल्स पे होगी, भाई मिनिमम पोल्स पे होगी। तो आपने देख लिया कि यूपीएससी ने मैक्सिमम मिनिमम को उल्ट करके गलत करने की कोशिश की है। लॉजिक बोलता है पोल्स पे तो मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। आंसर क्या हो गया, ये गलत। मतलब आंसर मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज अ गैस, ऑफ कोर्स अ गैस, अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। भैया तो आपको पता ही है ना, अगर आपका मान लो यहां पे पानी है, सन रेडिएशन आई, यहां पे वाटर वेपर है, ऊपर जाते रहेंगे तो पानी के सोर्स के आसपास ही वेपर ज्यादा होंगे ना। पानी के सोर्स के आसपास ही वेपर ज्यादा होंगे। आपने मान लो कोई पानी का जो पतीला है रखा गैस पे, और आपने उस पर आग लगाई, वो पानी इवेपोरेट होगा, तो कहां होती है इवेपोरेशन ज्यादा, पतीले के आसपास या छत पर सोई की, ऑफ कोर्स आसपास। तो विद एल्टीट्यूड इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये क्या हो गया, लॉजिकली सही। तो आंसर विल बी ए। तो ट्राई टू अप्लाई द, जो लिखा है यहां पे, इन अ काइंड ऑफ एग्जांपल जो आपको लगती सही है। तो ट्राई टू अप्लाई दिस फैक्ट। आपने सुना कि बात उसने बोली है, मैं अप्लाई करके देखता हूं। लेट्स सेट एन एग्जांपल फॉर दैट। इफ दैट इज लॉजिकल, मतलब मैं सही करूंगा, नहीं है तो नहीं। या उल्टा बोल दो कि जो ये गैस है जिसकी अमाउंट कहां होती है, टॉप पे ज्यादा होती है, तो मतलब सारा पानी पहले उठ के ऊपर जाएगा और नीचे वाले को खाली कर देगा। ये कैसे पॉसिबल है, इट्स इलॉजिकल स्टेटमेंट। तो आंसर इज ए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे बीच में 2 क्वेश्चन आए थे जो नहीं हो पा रहे थे, तो छोड़ने पड़ेंगे। तो इफ यू हैव, ये ना बड़ा होता है अपने आप को रोकना ना एग्जाम में, कि मैं आंसर अटेम्प्ट ना करूं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये हमने आपको बोल दिया यहां पे। व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे अप्रॉक्सीमेट 95 के आसपास। क्योंकि वो जो होती है ना कि भाई मैं कैसे रोकूं अपने आप को, सुना सुना तो लग रहा है एक चीज, और एक चीज भी सुनी हो, बंदा कहता है मार्क कर किया हो, पर वो टेम्पटेशन को रोकना इज ऑल्सो द की। एंड दिस थिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन यूपीएससी की जॉब में भी ऑल्सो। व्हेन यू बिकम सिविल सर्वेंट, वो पहले आपको यहां पे भी टेम्पटेशन को रोकना पड़ेगा कि भाई कहां मेरे को लगता है कि मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इस पे भी एफर्ट करना पड़ेगा आपको। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। स्टेटमेंट लिखी है ये, उसके बेस से पूछा है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट बताना है इन 3 फीचर्स के हिसाब से। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। 50 to 250 मतलब 50 से 250, ये भी नोट करें, आपने सर्कल कर लिया। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर। एनुअल एंड डेली टेम्परेचर रेंज इज लो, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। डेली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, एनुअल में ज्यादा चेंज होता है। मुझे बताएं कहां पे चेंज नहीं होता है डेली और एनुअल। आपने देखा इक्वेटोरियल, आपको लगा बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वेटोरियल में तो क्या होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो इसके हिसाब से आ रही है। दूसरी देखें, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर में तो बारिश होती रहती है, पानी बहुत ज्यादा है तो लाइट हीट भी ज्यादा है, तो सनलाइट भी ज्यादा है तो बारिश होती रहती है। कौन सी वाली, जो कन्वेक्शन रेनफॉल होती है।
प्रेसिपिटेशन वेरीज। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई है, आपको पता है कि इक्वेटोरियल में क्या होती है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, मिनिमम 100 सेंटीमीटर होती है, कम से कम 50 तो नहीं होती है। तो आपने देखा ये तो गया। फिर आपने देखा कि भाई चाइना टाइप क्लाइमेट, तो चाइना टाइप क्लाइमेट तो भाई एक चीज समझ में आती है आपको, वो तो कोस्टल नहीं है ना, वो तो बीच का है, इनलैंड है। तो चाइना की बात होगी तो वहां पे तो आपने पहले पढ़ा है वही होते हैं सीजन, कूल ड्राई भी होते हैं। तो हर साल में पूरा साल तो बारिश नहीं होती है ना, उनका एनुअल रेंज डेली रेंज बहुत ही लो होता है, ज्यादा होता है, बल्कि कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और सेम यहां पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में, यहां पे भी सेम होता है, वेट और ड्राई सीजन होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट दोनों में गलत है, चाइना में भी और ह्यूमिड में भी। अगर आप पता हो, आपने क्लाइमेट्स पढ़े हो, तो चाइना को समझ में आता है कि यहां पे भी जो होते हैं ड्राई और वेट रीजन होते हैं, यहां पे भी सेम होते हैं ह्यूमिड वाले में। अब इसको वैसे पढ़ के देखें, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। अगर कुछ कोस्टल क्लाइमेट है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियाज कोस्टल स्टेट महाराष्ट्र, जो कोस्टल होती है वहां पे प्रेसिपिटेशन होती है बिकॉज आपके पास वाटर का सोर्स पड़ा है। क्योंकि आप क्या हो, ओशन के आसपास हो, तो आपका क्लाइमेट ज्यादा चेंज नहीं होता, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। तो एनुअल टेम्परेचर भी क्या होते हैं, या डेली टेम्परेचर रेंज क्या होती है, ज्यादा नहीं होती है, लो होती है। और ऑफ कोर्स वहां पे रेनफॉल क्या है, इक्वेटर जितनी तो नहीं होगी, एटलीस्ट ये तो होगी 52 250। तो कौन सा सेट बैठता है ऑप्शन आपको, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। तो इस चीज को ऐसे समझना है। नाउ लेट्स सी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 13 हुआ, अब आता है 14। अब इसमें आपको चीज दिखाऊंगा मैं, अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक्स अप्लाई करनी है तो यहां पे करें, तो आपको समझ में आएगा कि एक नंबर की बकवास ट्रिक्स हैं वो। आपको माइंडसेट पकड़ना है, लॉजिक्स पकड़ने हैं, जितने लॉजिक स्ट्रांग हैं ट्रिक्स नहीं होती हैं यहां पे। विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? It increases with the increase in wind velocity. It is maximum at the poles and is absent at the equator. Maximum at the pole and absent at the equator. अब आप बोलेंगे एलिमिनेशन ट्रिक बोली है, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एब्सेंट कैसे हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो हो सकती है। भाई लॉजिक तो अपनी जगह है। आपने पढ़ा ना, साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर पे नहीं बनते हैं, बिकॉज साइक्लोन्स को बनने के लिए जो ये चाहिए होती है कोरियोलिस फोर्स, वो इक्वेटर पे अवेलेबल नहीं होती है। तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वो विंड की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां फिर जो उसका लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड एंगल होता है, उस पे होता है उसके प्रोपोर्शनल। अगर लैटिट्यूड एंगल ही क्या हो गया आपका, जीरो, तो वो भी क्या हो जाती है, जीरो। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ये तो कंसेप्ट है। तो बिल्कुल एब्सेंट होती है इक्वेटर पे, मैक्सिमम होती है पोल्स पे। और ये डिपेंड करती है विंड की स्पीड पे, जितनी ज्यादा होगी विंड की स्पीड उतनी ज्यादा टर्न होगी। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, करेक्ट है। इट इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। याद करना कि साइक्लोन्स हम लिखते हैं, साइक्लोन्स इक्वेटर पे नहीं बनते हैं, तो क्यों बोलते होते हैं, बिकॉज साइक्लोन को बनने के लिए क्या चाहिए, कोरियोलिस फोर्स, एंड दैट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो ये तो लॉजिकली हो गया ना, आपने साइक्लोन की एग्जांपल उठाई और वहां से लॉजिक बनाने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा, ये दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो उस सेंस में यहां पे आंसर क्या आएगा, सी। यहां पर अप्लाई करें एलिमिनेशन ट्रिक्स, वो काम नहीं आएंगी। आप बोला कि ये तो क्या है, एब्सेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत कर दें, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन। अब पेपर में आपने 15 क्वेश्चन किए भाई, और आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, तो डरे नहीं, 15 में से 3 नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी में, अच्छी बात है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है वो। तो चीजें स्किप करने के बाद भी कॉन्फिडेंस बना रहे पेपर में। जो बंदा ये ए सेट कर रहा होगा स्टार्टिंग से, अगर उसने कोई ऐसा पेपर देखे हो पहले, तो उसको पता होगा भाई 15 से 12 हो रहे हैं, जो छोड़े हैं वो किसी को नहीं आते हैं, जो करेगा वो फंसेगा। तो डॉट बॉल कर दी, बच गया मैं। इस माइंडसेट से जाना है कि हमें जाके यूपीएससी के एग्जाम को एनालाइज करके सॉल्व करना है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, कई चीजें नॉलेज से आ रही हैं बीच में, जैसे आई ना साइक्लोन वाली, पर वो नॉलेज लॉजिकल है, फैक्ट्स पढ़े हैं, पर फैक्ट्स को डिक्टो अप्लाई नहीं करना है, फैक्ट को एक्स्ट्रापोलेट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत एनालाइज करना है। तो फैक्ट का एनालिसिस करके आप आंसर पे पहुंच पाएंगे, ना कि सिर्फ फैक्ट से। कई जगह पहुंच पाएंगे पर हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन जून 21st एवरी ईयर which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? More than 12 hours. Just give me a second. अब इसको करेंगे, इसको करने का तरीका सिंपल है। जब आप पढ़ते होते हैं
जब पढ़ते होते हैं कि भाई ये हमारा पढ़ते हो ना, यहां पे मान लो 21 जून है, ऐसे बनाते होते हैं आप, ऐसे यहां पे ऐसे, इधर, फिर ऐसे इधर होता है, ऐसे, सॉरी ऐसे होता है, ऐसे। कहने का मतलब जो 21 जून होता है, तो ये मान लो हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ऐसे होता है, तो उस टाइम पे आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्वेटर पे तो बराबर होता है, मोर देन वाला काम नहीं होता है। इक्वेटर पे तो 12 घंटे सनलाइट और 12 घंटे सनलाइट नहीं है, इक्वेटर में तो डिवाइड होता है बिल्कुल हाफ हाफ, उसके ऊपर नीचे ज्यादा होता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इस चीज की कि जो हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है 21 जून है, और ये इस पे ना इतनी बार क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने कि 21 जून को क्या होता है, कहां पे सन की रेडिएशन ज्यादा होती है, ये सारी कहानी इतनी बार पूछी है। तो एक समझ में आता है कि थीम बहुत बार रिपीट हो रही है कि जो बस सीजन्स होते हैं, कैसे सन मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू इक्वेटर, ये पूरी मूवमेंट पे इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं। इट मींस दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब सन 21 जून को होता है, वो कहां पे होता है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो आपको समझ में आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब होता है तो उसके ऊपर वाला स्फीयर, नदरन स्फीयर में 12 घंटे से ज्यादा होती है, नदरन स्फीयर में 12 घंटे से ज्यादा होती है, और सदर्न स्फीयर में 12 घंटे से कम होती है सनलाइट। हम बोलते हैं यहां दिन लंबे हो गए, रात छोटी हो गई, यहां पे रात लंबी है, दिन छोटे हैं। सिंपल थिंग है, जब 21 जून को होता है तो नदरन स्फीयर में क्या होता है, समर होती है, समर में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, मतलब सनलाइट इज मोर देन 12 आवर्स, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये नहीं होगा, आंसर इज 2 and 4, तो आंसर इज डी। सिंपल। 21 जून देखा आपने, बोला समर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होंगे, दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, मतलब 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट होगी। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक, नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड जो हमारा अंटार्कटिक, तो आंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक, आंसर इज 2 and 4। सिंपल लॉजिक, कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है, इतना ही पता होगी 21 जून को समर होती है, विंटर, वहीं से क्वेश्चन हो गया, दिन लंबे और रात छोटी। अब इसको देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, अब ये बड़ा है, इसको देखते हैं क्या कर पाएंगे या नहीं, बहुत कुछ लिखा होगा इसमें। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ट्रॉपिकल पीटलैंड, वर्ड क्या, ट्रॉपिकल पीटलैंड, which holds 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate। चलो ये तो पॉसिबल डिस्ट्रक्शन, तो ये तो लॉजिकली है, अगर कार्बन है, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बस मेन चीज क्या है, हमारे पास वर्ड क्या है, और ये भाई इट होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये तो वैसे ही है, इससे हमें क्या पता 3 साल 4 साल 5 साल, पर हमें ये पता है बस क्या है, ट्रॉपिकल पीटलैंड है। और कब पढ़ते हैं आप ट्रॉपिकल पीटलैंड, कौन से एरिया को ट्रॉपिकल पीटलैंड में पढ़ते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किकोरी, अमेज़न, रियो दिला, प्लाता बेसिन एंड कॉन्गो बेसिन। अब ये पूरा फैक्चुअल है, जब आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कॉन्गो बेसिन इज द ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो कार्बन एमिशंस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये फैक्ट है, स्किप कर दें अगर नहीं आता है तो, पर दिस इज अ फैक्ट जो आप बहुत बार पढ़ते हैं। और कॉन्गो बेसिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहले ही पूछ चुके हैं, कॉन्गो रीजन यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ साथ साथ में ये भी देखते हैं कौन कौन सी थीम पे पूछे गए हैं, आज नहीं हम बता रहे हैं, जब हम आगे जाएंगे अगली बार आज की क्लास के बाद तो बताते रहेंगे, देखो ये थीम रिपीट हो रही है, दिस थीम इज इंपॉर्टेंट। जब वो आएगा 21 जून वाला क्वेश्चन दोबारा, तो उस टाइम बताऊंगा, अभी तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थीम्स नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से थीम्स भी बतानी स्टार्ट कर देंगे, देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये माइंडसेट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आया समझ में? अब हम देखते हैं, पर आपको ये तो पता लग गया ना कि यहाँ चीजें वो रिवर्स करके ज्यादा पूछता है, वो माइंडसेट तो उसका बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट इज टॉपिक इज दैट इज ये वाला क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन को करना है तो इसको ऐसे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS short form,
that are used in making many consumer products. Consider the following statements. Word क्या है? परफ्लोरो या पॉलीफ्लोरोल्काइल या PFAS substances used in making many consumer products. उसके बारे में बताएं. अब मुझे बताएं, जब ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब्सटेंस पूछे हैं, क्या ये सब्सटेंस अच्छे होंगे? अगर ये सब्सटेंस अच्छे होते तो फिर इनको पूछना ही क्यों था? एनवायरनमेंट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं जिन सब्सटेंसेस से कोई थ्रेट हो रहा हो, तभी तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं भाई. जो चीज अच्छी हो रही है उसमें दिक्कत क्या है? कोई सब्सटेंस एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो उसी को पूछते हैं ना. PFAs आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट. तो ये लॉजिक बनता है भाई, तभी पूछा होगा. अगर ये इजिली डिग्रेड हो जाते फिर तो काम ही खत्म हो गया था, फिर तो पूछा ही क्यों है? दूसरा जब आप पढ़ते हैं ना, एक होते हैं ऐसे आपके कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, उनमें आप इनको पढ़ते हो PFAS में, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में. इसकी कन्वेंशन भी है. पर आपको इतना तो पता हो ना, ये सब्सटेंस है ही डेंजरस, तभी तो पूछे हैं, मतलब ये इजिली डिग्रेड नहीं होते हैं. तो ये तो लॉजिकली बोल रहा है, सही है भाई. PFAs are found to be widespread in the drinking water, food and food packaging materials. फूड पैकेजिंग मटेरियल 500 टाइप का होगा. कोई एक बोला है उसने. फूड या वाटर में जो चीज डिग्रेड हो ही नहीं रही है वो फूड में भी मिलेगी और वाटर में भी मिलेगी, क्योंकि जो चीज डिग्रेड हो ही नहीं रही है वो एटमॉस्फेयर में है, वो एयर में भी है, वाटर में भी, हर जगह है. जो चीज डिग्रेड हो ही नहीं रही है वो फूड में भी मिलेगी, वाटर में भी मिलेगी, वो फूड पैकेजिंग मटेरियल में भी मिलेगी. और दीज सब्सटेंसेस एक बार एटमॉस्फेयर में चले गए तो वहीं रहते हैं, डिग्रेड इजिली नहीं होते हैं. मतलब ये हर कंपोनेंट में होंगे, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर चाहे वो एटमॉस्फेयर में. तो क्या गलत है इसमें? Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. भाई जो चीज PFAS डिग्रेड होता ही नहीं है, तो एक बार वो फूड में चला गया, फूड चेन में घुस गया, फिर तो क्या हो जाएगा, वो बायोअक्युमुलेट हो जाएगा. इट मींस नॉट इजिली डिग्रेडेबल, इट इटसेल्फ मींस बायोअक्युमुलेशन इज पॉसिबल. तो चीज डिग्रेड हो ही नहीं पा रही है, उसमें बायोअक्युमुलेशन होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर. तो तीनों स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता था भाई, आपने बस ये पढ़ा और ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ी. तीनों स्टेटमेंट क्या बोल रही हैं? अगर ये सही है तो ये सही होगी, ये सही है तो ये सही होगी. मतलब अगर सही होंगी तो तीनों होंगी, नहीं तो फिर क्या ही करें. तो देखें ऑप्शन में क्या तीनों स्टेटमेंट हैं? हाँ है. तो तीनों स्टेटमेंट सही होंगी तो तीनों इकट्ठी होंगी, तो दो का सवाल ही नहीं होता है. तो आंसर क्या है? डी इज द आंसर. तो ऐसे करना है. तो एनवायरमेंट में जो सब्सटेंस पूछे हैं वो रिस्की होते हैं, इसलिए पूछते हैं, कोई अच्छी चीजें नहीं पूछते हैं कि सब्सटेंस है ये बहुत अच्छा है. क्यों पूछना भाई? जो कंसर्न है वही पूछते हैं ना. तो ये आपको माइंडसेट पता लगा, जो चीजें क्या है कंसर्न्स वाली होती हैं वो पूछी. तो वी हैव डिस्कस्ड द 70 नंबर क्वेश्चन. अब जो हमने ये टेक्निक्स अप्लाई की हैं सारी की सारी, वी विल अप्लाई द सेम टेक्निक्स इन द अपकमिंग जो सेशंस है हमारे. बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं इसको ध्यान में रखना है, ताकि जो माइंडसेट है यूपीएससी का वो हम डिकोड कर पाए. दैट्स व्हाई दिस सीरीज नेम इज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट डम सीरीज. तो वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18 एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. तो हम उसमें अच्छे से और डिस्कस करेंगे, और एक पेपर होने के बाद आपको जो और क्लैरिटी है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. बट हैव पेशेंस फॉर दीज 2-3 सेशंस, फिर आपको और चीजें समझ में आएंगी. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो.